हेलो बच्चों, कैसे हो मेरे यूनिवर्सिटी चैंपियंस। आज मैं लेके आया हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर का मॉडल पेपर। तो अगर आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी, बीकानेर यूनिवर्सिटी और अजमेर यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आपके लिए बहुत ही मददगार होने वाला है। आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज बढ़ते हैं अपन पहले नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द पोएम टोन शिफ्ट फ्रॉम टू द टुवर्ड्स। मतलब जो पोएम की जो टोन है वो पीछे से आगे की तरफ कैसे जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है मिलनकोलिक टू प्लेफुल, ऑप्शन बी है प्लेफुल टू सोम्बर, मिलनकोलिक टू होपफुल, ऑप्शन डी है होपफुल टू सोम्बर। मैं पहले आपको अर्थ बता देता हूँ इनका क्या होता है। मिलनकोलिक का अर्थ होता है उदासी, सोम्बर का अर्थ होता है सीरियस होना और होपफुल का क्या होता है आशापूर्ण होना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, मिलनकोलिक टू होपफुल। पहले जो पोयम की टोन होती है वो थोड़ी उदासी से भरी होती है और उसके बाद में जो टोन है वो कैसी हो जाती है, आशा से भरी हुई हो जाती है, मतलब आशंकित हो जाती है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनल क्यूपलेट इन द शेक्सपियरियन सोनेट। मतलब जो शेक्सपियरियन का जो सोनेट जो उन्होंने लिखा है, जो पोयम लिखी है, उसका जो फाइनल स्टेंजा है, जो फाइनल पैराग्राफ है, उसका क्या महत्व है। सिग्निफिकेंस मतलब महत्व है। ऑप्शन ए है इट इंट्रोड्यूस ए न्यू करेक्टर, ये वो एक नया चरित्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी इट शिफ्ट्स द पोएम टू ए डिफरेंट सेटिंग, वो पोएम को एक नई दिशा देता है। ऑप्शन सी है इट समराइज द स्पीकर्स एटीट्यूड टू प्रेजेंट ए रिजोल्यूशन, वो जो स्पीकर है, जो वक्ता है, उसके जो व्यवहार को समराइज करता है, उसको दिखाता है। और ऑप्शन डी है इट इंट्रोड्यूस ए न्यू कॉन्फ्लिक्ट, वो एक नया कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करता है। तो जो शेक्सपियरियन का जो आखिरी स्टेज है, आखिरी जो सोनेट है, उसके अंदर क्या बताया गया है, वो स्पीकर का जो व्यवहार है उसके बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अब बढ़ते हैं अपन तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट टोन डज द स्पीकर प्राइमली कॉन्वे इन द सोनेट 71। जो सोनेट 71 है उसके अंदर जो स्पीकर ने कैसी टोन सेट की है, मतलब किस प्रकार का उसके अंदर रस उत्पन्न किया है। ऑप्शन ए है जॉयफुल, मतलब हंसी खुशी आनंदपूर्ण। ऑप्शन बी है रिफ्लेक्सिव एंड रिजाइंड। उसके बाद में है एनोक्सिस, मतलब गुस्से से भरा हुआ। और ऑप्शन डी है डिमाइजिव। तो जो सोनेट 71 है उसके अंदर स्पीकर ने कैसा दिखाया, अपना शांत स्वभाव दिखाया है। रिफ्लेक्सिव एंड रिजाइंड का अर्थ क्या होता है, अपने शांत स्वभाव को दिखाया, रिफ्लेक्स किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब बढ़ते हैं अपन 4 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ सोनेट 71 मैसेज। मतलब जो सोनेट 71 का जो मैसेज है उसका जो प्रमुख प्रभाव किस चीज़ पे पड़ा है, किस तरीके का है। ऑप्शन ए है इनक्रेजिंग द एक्सेसिव ग्रीफ, वो बहुत अधिक दुख को दिखाता है, ग्रीफ मतलब दुख दिखाता है। ऑप्शन बी इम्ब्रेसिंग इन मोरेलिटी को दिखाता है। ऑप्शन सी है एक्सेप्टेंस ऑफ द लाइफ इन परसिनेंस को दिखाता है, मतलब इन परसिनेंस का अर्थ होता है अस्थिरता। ऑप्शन डी है लॉन्गिंग फॉर द लॉस्ट लव, वो मतलब अपने खोए हुए प्यार के प्रति विरक्ता दिखाता है। तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, द एक्सेप्टेंस ऑफ द लाइफ इम्पेरेंस, मतलब वो जीवन की अस्थिरता कि ऊपर जीवन की जो उतार चढ़ाव होते हैं उसको स्वीकार करने के बारे में दिखाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अब बढ़ते हैं अपन 5 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज प्री डोमिनेंट टोन ऑफ द पोएम सोल एंड बॉडी। जो प्री डोमिनेंट मतलब सबसे अधिक कौन सी टोन का उपयोग हुआ है सोल एंड बॉडी कविता के अंदर। ऑप्शन ए है रोमांटिक एंड पैशनेटिक, पैशनेटिक मतलब उत्तेजित, और रोमांटिक टोन का यूज हुआ है, थोड़ा प्यार से भरी होगा। ऑप्शन बी रिफ्लेक्सिव एंड द फिलोसफिकल, रिफ्लेक्सिव मतलब थोड़ी शांत स्वभाव का, और फिलोसफिकल आध्यात्मिक बातें करने योग्य दिखाया गया है। ऑप्शन सी एनोक्सियस मतलब गुस्से से भरी और टेंशन से भरी हुई दिखाया गया है। ऑप्शन डी है जॉयफुल एंड सेलिब्रिटी, मतलब हंसी खुशी और सेलिब्रेशन करने जैसा दिखाया गया है। तो हम जब सब जानते हैं जो सबसे अधिक जो जिस टोन का यूज हुआ है वो कौन सी है, रिफ्लेक्सिव एंड द फिलोसफिकल, मतलब थोड़ी जिसके अंदर शांति और आध्यात्मिक बातें करी गई हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब बढ़ते हैं अपन 6 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट डज द पोएम सोल एंड बॉडी प्राइमरी इनवाइट रीडर टू पोंडर। मतलब जो पोएम है सोल एंड बॉडी, वो जो रीडर, वो पढ़ने वाले को किस चीज पर, पोंडर मतलब होता है विचार, किस चीज पर विचार करने पर मजबूर करती है। ऑप्शन ए है द वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स, वास्टनेस मतलब क्या हो, विस्तार, मतलब जो अपने यूनिवर्स है, ये दुनिया है, वो कितनी बड़ी है, इस पर विचार करने पर करती है। ऑप्शन बी है द इम्परनेंस ऑफ जॉय, मतलब हंसी खुशी की स्थिरता के बारे में बात करती है। ऑप्शन सी है द इथर्नल नेचर ऑफ द सोल, हमारी जो आत्मा है उसका जो अमृतत्व है, जो मतलब कभी ना खत्म होने वाली जो नेचर है उसके ऊपर बात किया है। ऑप्शन डी है द लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड, जो इंसान का दिमाग है उसका लिमिटेशन के ऊपर बात करी है। तो हम सब जानते हैं जो बॉडी एंड जो सोल नामक जो कविता है उसने क्या दिखाया है, हमारी आत्मा का जो कभी ना खत्म होने वाला जो नेचर है, स्वभाव है, उसके बारे में बताया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अब बढ़ते हैं अपन 7 नंबर क्वेश्चन पे।
What does the poem on the tomb in the Westminster Abbey suggest about the enduring legacy of the death? मतलब जो ये जो पोएम है वो जो मृत्यु की क्या लेगेसी है, मतलब मृत्यु के बारे में उसने क्या बताया है। ऑप्शन ए है देयर फिजिकल रिमेन लॉस्ट फॉरवर, मतलब उसका जो एहसास है, मृत्यु का एहसास हमेशा रहता है, ये बताया है। ऑप्शन बी है द आर्ट एंड लिटरेचर आउट लास्ट देयर फिजिकल बॉडीज, जो आर्ट और लिटरेचर है वो मृत्यु से भी ऊपर होती है, मतलब आर्ट एंड लिटरेचर का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, ये बताया। ऑप्शन सी द मेमोरीज वेनिस कंप्लीटली, वेनिस का अर्थ होता है खत्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, तो इसमें बताया कि मृत्यु के बाद में जो इंसान की जो मेमोरीज हैं वो खत्म हो जाती हैं पूरी तरीके से। ऑप्शन डी है द वेल्थ रिमेन सिग्निफिकेंट, ये बताया कि मृत्यु के बाद में भी इंसान की धन दौलत है वो बची रहती है, तो हम सब जानते हैं इसमें बताया है ऑप्शन बी द आर्ट एंड लिटरेचर आउटलास्ट देयर फिजिकल बॉडी, मतलब जो इंसान का स्वभाव आर्ट एंड लिटरेचर है, आर्ट एंड लिटरेचर मतलब होती है वो मतलब इंसान के शरीर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो कहा जाता है कि अगर कोई कवि या कोई लेखक मर जाता है उसके बाद में उसकी कविताएं जिंदा रहती हैं, उसका स्वभाव जिंदा रहता है, बस वही बताया गया इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट डज द पोएम ऑन द टॉम्ब इन द वेस्टिमर एम्बीज इंकरेज द रीडर टू कंसिडर, मतलब जो ये पोएम है वो जो पाठक है उसको किस बारे में सोचने, कंसिडर मतलब सोच विचार करने पर वो करती है, मजबूर करती है। ऑप्शन द वैल्यू ऑफ हेल्थ, मतलब पैसे धन दौलत का महत्व के बारे में। ऑप्शन बी द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, मतलब अपने जो शरीर की महत्व के बारे में। ऑप्शन सी द इंडोरेंस फोर्स ऑफ आर्टिस्टिक अकम्प्लिशमेंट, मतलब जो कोई भी आर्टिस्ट होता है, कोई भी लेखक होता है, उसकी जो अकम्प्लिशमेंट होती है मतलब ऊंचाइयां होती हैं उसके बारे में, उसके महत्व के बारे में बताया गया है। ऑप्शन डी है द सिग्निफिकेंस ऑफ द सोशल स्टेटस, जो सामाजिक महत्व होता है, सामाजिक ओहदा है होता है उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बताया है। तो इस जो ये कविता है उसके अंदर हमने पहले भी मैंने बताया था कि जो कोई भी लेखक होता है उसकी जो ऊंचाइयां या उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट डज द कंपैरिजन बिटवीन ग्लोरियस डस्ट एंड द स्केयर्ड वर्स हाईलाइट, मतलब जो ग्लोरियस डस्ट और जो स्केयर वर्स्ट नामक जो शब्द हैं उनके अंदर क्या चीज़ें हाईलाइट करी गई हैं, इन दोनों के अंदर अपने को बताना, कंपैरिजन करके बताना है। ऑप्शन ए है द परमानेंस ऑफ द फिजिकल बॉडीज, मतलब जो अपने जो शरीर है वो हमेशा के लिए रहता है, मतलब परमानेंट रहता है। ऑप्शन बी द ट्रांसिएंट नेचर ऑफ द लिटरेचर, जो लिटरेचर होता है, साहित्य होता है, उसका बदलाव करने वाला स्वभाव होता है, वो बताया गया है। ऑप्शन सी द इथरनल क्वालिटी ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर, इथरनल होता है मतलब सर्वभौमिक, जो हमेशा जिंदा रहे। द इथरनल क्वालिटी ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, जो साहित्य है उसकी जो सार्वभौमिक गुण है उसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन डी द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रिएटिव एक्सप्लेनेशन, जो क्रिएटिव जो कलात्मक जो स्वभाव होता है, एक्सप्रेशन होते हैं उसके महत्व के बारे में बताया है। तो जो ग्लोरियस डस्ट है और जो स्केयर वर्ड्स जो शब्द हैं वो किस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, जो आर्ट एंड लिटरेचर है, जो साहित्य है उसके सार्वभौमिक मतलब हमेशा जिंदा रहने वाले स्वभाव के बारे में बताते हैं। अब बढ़ते हैं अपन 10 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट डज द पोएम ऑन द टॉम्ब इन द वेस्टिमियर अम्बेज हाईलाइट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द लिटरेचर एंड द आर्टिस्ट क्रिएशंस, मतलब जो ये पोएम है वो किस चीज़ पर हाईलाइट करती है, हाईलाइट करती है द सिग्निफिकेंस ऑफ द लिटरेचर एंड द आर्टिस्ट क्रिएशन, जो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी लेखक के या साहित्यकार के जो लेखनी है, जो क्रिएशन है उसके ऊपर क्या प्रभाव डालती है या ये पोएम। ऑप्शन ए है द इररिलेवेंस ऑफ द परजिवरिंग हिस्ट्री। ऑप्शन बी है ट्रांजिशेंट नेचर इन द मेमोरी, मतलब जो अपने जो मेमोरीज होती हैं, जो स्मृतियाँ होती हैं उनके बदलाव करने वाले स्वभाव को दिखाती हैं। ऑप्शन सी देयर पावर टू कनेक्ट फ्यूचर जनरेशन, मतलब ये जो भविष्य जो ये साहित्य होता है वो भविष्य को अपने साथ जोड़ के रखता है। ऑप्शन डी देयर लिमिटेशन इन द इंस्पायरिंग क्रिएटिविटी, जो इंस्पायरिंग जो अपने को इंस्पायर करने वाली जो कलात्मकता है उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, इस बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होता है। ये कविता है, ये साहित्य के बारे में क्या बताती है कि साहित्य हमें भविष्य की जनरेशन, आगे आने वाली जनरेशन से जोड़ता है। आज अगर अपन ने कोई साहित्य लिखा, वो आने वाली पीढ़ियां जब पढ़ती हैं तो वो उस चीज़ से इंस्पायर होती हैं और ये समझती हैं कि उस समय के काल में क्या क्या चीज़ें होती थी। अब बढ़ते अपन 11 नंबर क्वेश्चन पे। हाउ डज जॉनसन्स लैंग्वेज कंट्रीब्यूट टू द पोएम असेसिबिलिटी, जो जॉनसन की जो लैंग्वेज है वो पोएम के ऊपर किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है, मतलब किस प्रकार से उस पर प्रभावशाली होती है। ऑप्शन ए है थ्रू कॉम्प्लेक्स एलोर्गीज। ऑप्शन बी है विद इंट्रिकेट मेटाफोर्स। ऑप्शन बी है बाय यूजिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर लैंग्वेज, मतलब कि सीधी की स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सीधे व स्पष्ट शब्दों में बात करी गई है। जॉनसन की जो लैंग्वेज है, जॉनसन जो राइटर है उनकी जो भाषा है वो स्पष्ट है। ऑप्शन डी है थ्रू
कॉन्वोकेटेड एक्सप्रेशन। तो जो जॉनसन की जो लैंग्वेज है, हम सब जानते हैं, उन्होंने अपनी जो कविता के अंदर एकदम सीधे शब्दों में बात करी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या, ऑप्शन सी होगा। अब बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज द ओवरऑल टोन एंड द स्टाइल ऑफ जॉनसन द नोबल्स नेचर। मतलब कुल मिला के पूरी की पूरी जो टोन है और जो स्टाइल है वो जॉनसन की कैसी है। ऑप्शन ए सोलेमन एंड ओवरऑल कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत ही अकेली और बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मतलब जटिलताओं से भरी हुई है। ऑप्शन बी हिस्टेरिकल एंड एम्बिगुस। एम्बिगुस का अर्थ होता है अस्पष्ट, क्लियर, जो मतलब सीधे सीधे शब्दों में बात नहीं करी गई है। ऑप्शन सी है क्लियर सिंपल एंड सेलिब्रेटिंग नोबल वर्च्यूज, मतलब एकदम सीधे सीधे शब्दों में बात कही गई है जो कविता लिखी गई है। ऑप्शन सी है लेंथी एंड डिस्क्रिप्टिव। लेंथी मतलब होती है बहुत लंबी, और डिस्क्रिप्टिव हर चीज़ को एकदम समझा कर बात करी गई है। तो हम सब जानते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था, जो जॉनसन की जो ये कविता है, जॉनसन ने जो कविता लिखी है वो एकदम सिंपल और सिंपल शब्दों में, हर शब्दों को सिंपल शब्दों में समझाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। व्हाट डज द जॉनसन इम्फेसाइज थ्रू द एक्सटेंडेड मेटाफोर्स इन द नोबल नेचर। मतलब जो जॉनसन है उसने जो मेटाफोर, किस चीज़ की उपमा पर जोर दिया है जो ये कविता है द नोबल नेचर में। ऑप्शन ए है द इम्पोर्टेंस ऑफ द आउटर अपीयरेंस, मतलब जो बाहरी, जो किसी भी इंसान का जो बाहरी अपीयरेंस होता है, सब व्यवहार होता है, उसके उसके ऊपर महत्व दिया है। ऑप्शन बी है इनसिग्निफिकेंस ऑफ द पर्सनल ग्रोथ, मतलब किसी भी इंसान के जो पर्सनल ग्रोथ होती है उसका कोई महत्व नहीं होता इनसिग्निफिकेंस के ऊपर। ऑप्शन सी है द एसेंस ऑफ इनर वर्च्यूज और द आउटवर्ड अपीयरेंसेस, इस पे दिया है। ऑप्शन डी द फोकस ऑफ द एक्सटर्नल लॉन्गेविटी के ऊपर दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और समझ में आ रहे हैं, तो अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब अपन बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। हाउ डज द एक्सटेंडेड मेटाफोर कंट्रीब्यूट टू द जॉनसन्स और ऑल मैसेज इन द नोबल नेचर। मतलब जॉनसन जो कवि हैं, नोबल नेचर के अंदर उन्होंने क्या मैसेज दिया, क्या संदेश दिया इस कविता के माध्यम से। ऑप्शन ए है द डाउन प्ले द सिग्निफिकेंस ऑफ द इनर वर्च्यूज, अपने आंतरिक चीज़ों के बारे में बताया। ऑप्शन बी है द इम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इथर्नल लॉन्गेटिविटी। ऑप्शन सी है द डीपन द पोएम मैसेज अबाउट द एसेंस ऑफ द नोबिलिटी। ऑप्शन डी है द फोकस सोली ऑन द ब्यूटी ऑफ द फ्लीटिंग मोमेंट्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। मतलब उन्होंने बहुत गहराई से, इस पोएम के अंदर बहुत गहराई से इस चीज़ का मैसेज दिया है। अब बढ़ते अपन 15 नंबर क्वेश्चन पे। वॉट वार्निंग डज द पोएम मिलनकोली ऑफर्स अबाउट द वर्ल्डली परस्यूट्स। मतलब जो पोएम है वो किस चीज़ की वार्निंग करती है। मिलनचोली नामक कविता है, मिलनकोली का अर्थ होता है उदासी, निराशा नामक जो कविता है वो अपने शब्दों से किस प्रकार की वार्निंग देती है। ऑप्शन ए द वैल्यू ऑफ ट्रांजिस्टेंट जॉय टू मच, मतलब जो क्षणिक रूप का जो खुशी होती है वो बहुत ज़्यादा, इसके बारे में बताया है। ऑप्शन बी द टू सीक इथर्नल हैप्पीनेस इन द पोजेशन, इसके बारे में बताया। ऑप्शन सी टू रिगार्ड द टेम्परेरी नेचर ऑफ द हैप्पीनेस, मतलब जो खुशी होती है उसका जो वास्तविक स्वभाव होता है वो क्या होता है, क्षणिक होता है, इस बारे में बताया, मतलब बहुत थोड़े समय का होता है। ऑप्शन बी टू फाइंड लास्टिंग जॉय इन द फ्लीटिंग एक्सपीरियंस, ये बताया कि हमें अपने जीवन में हंसी खुशी है उसको अपने काम के अंदर और अपने कार्य के अंदर ढूंढना चाहिए, ये बताया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। टू वैल्यू द ट्रांजिशन जॉय टू मच, मतलब हमें क्षणिक समय की जो खुशी होती है उस पर भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहिए या उसकी भी वैल्यू करनी चाहिए। व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ स्लीप कंपेयर टू द डेथ इन द सोनेट। व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ स्लीप, मतलब जो कवि है उन्होंने जो नींद की जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, उसको मृत्यु से किस प्रकार से कंपेयर किया है, किस प्रकार से कंपेयर किया। ऑप्शन ए है स्लीप इज लेस पीसफुल देन डेथ, मतलब जो नींद है वो मृत्यु से कम पीसफुल है, शांतिपूर्ण है। ऑप्शन बी है स्लीप इज जस्ट एन इमिटेशन ऑफ द डेथ, जो नींद है वो एक कॉपी है मृत्यु की एक नकल है, मतलब एक इमिटेशन मतलब होता है नकल है एक। ऑप्शन बी है स्लीप बियरिंग्स इथर्नल रेस्ट एंड द पीस, मतलब जो निद्रा है वो सर्वभौमिक, मतलब हमेशा के लिए एक रेस्ट, शांति उत्पन्न करती है। ऑप्शन दी है स्लीप इज द एंड ऑफ एग्जिस्टेंस, जो निद्रा है वो हमारे रहने का अस्तित्व को खत्म कर देती है। तो हम सब जानते हैं जो नींद है वो मृत्यु का ये क्या है, नकल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट टोन ऑफ द सोनेट डेथ बी नॉट प्राउड, मतलब जो सबसे ज़्यादा टोन
जो सोनेट है इसके अंदर सबसे ज़्यादा टोन किस प्रकार की यूज़ करी गई है? ऑप्शन ए है फेयरफुल, डरने योग्य। ऑप्शन बी है डेफिडियंट, डेफिडियंट का अर्थ होता है निडर या विद्रोही स्वभाव दिखाया है। ऑप्शन सी है ह्यूमरस, ह्यूमरस का अर्थ होता है मतलब बहुत हास्यपूर्ण। ऑप्शन डी है रिवरेंट। तो जो जो ये स्टेंजा है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा किस डेथ बी नॉट प्राउड मतलब मृत्यु मृत्यु पर भी हमें घमंड करना चाहिए, इसके अंदर क्या दिखाया है? निडरता का स्वभाव दिखाया है। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, टेफिडियंट होगा। अब बढ़ते हैं अपन 18 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट परस्यू पर्पज डज द सेंसरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द गार्डन सर्व्स? मतलब जो गार्डन सर्व करता है उसके अंदर किस प्रकार का डिस्क्रिप्शन दिया है अपने को? ऑप्शन ए है इट हाईलाइट द गार्डन डिसऑर्डिनरी नेचर, मतलब जो गार्डन है जो बगीचा है उसको बहुत अस्त व्यस्त किया गया है वो दिखाया गया है। ऑप्शन बी है इट इनवाइट रीडर टू एक्सपीरियंस द गार्डन ब्यूटी, मतलब इसके अंदर जो रीडर है जो पाठक है उसको जो बगीचे है उसकी जो सुंदरता के बारे में दिखाया गया है। ऑप्शन सी है इट एम्फेसाइज द गार्डन्स नेग्लेक्ट, मतलब इसमें जो जो बगीचा है उसको नेग्लेक्ट करने के बारे में दिखाया गया है। इट ऑप्शन डी है इट सिग्निफाइज द गार्डन आर्टिफिकलिटी। तो हम सब जानते हैं जो ये पोयम है उसके अंदर क्या दिखाया गया है? जो बगीचा है उसकी जो ब्यूटी है उसको सुंदरता के बारे में अनुभव करने के लिए दिखाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अब बढ़ते हैं अपन 19 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट ओवरचिंग कॉन्सेप्ट डज द गार्डन गार्डन सिंबलाइज, मतलब जो और ओवरचिंग होता है इसका अर्थ होता है व्यापक, मतलब जो गार्डन जो बगीचा है उसके सिंबल को किस व्यापक रूप में दिखाया गया है, मतलब इसका क्या अर्थ निकल के आता है? ऑप्शन ए चॉस एंड डिसऑर्डर, चॉस होता है मतलब क्या? अव्यवस्थित तरीके से, मतलब यह है कि जो जो बगीचा वो अव्यवस्थित से हो रखा है सारा का। ऑप्शन बी है ट्रंक्विलिटी एंड द ऑर्डर, ट्रंक्विलिटी एंड ऑर्डर का अर्थ होता है मतलब व्यवस्थित तरीके से सारा बगीचा है। ऑप्शन सी है नेग्लेक्ट एंड एडनमेंट, मतलब ऐसी है चीज़ें जिसको मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ऑप्शन बी है आर्टिकुलेटेड एंड द फेब्रिकेशन, आर्टिकुलेटेड मतलब क्या है? जिसका मानवीकरण किया गया है या बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। जो बगीचा है वो एकदम पूरी तरीके से अरेंज्ड है, मतलब बहुत ही सुंदर है, बहुत व्यवस्थित तरीके से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अब बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट डज द पोयम द गार्डन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ? ऑप्शन ए है द सिंगल लेंथ स्टेंजा, जो पोएम द गार्डन नामक जो पोएम है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, मतलब एक बहुत लंबे स्टेंजा के अंदर है। ऑप्शन बी है मल्टीपल स्टेंजा एंड वेरिंग लेंथ, मतलब बहुत सारे स्टेंजा, बहुत सारे पैराग्राफ या स्टेंजा हैं इसके अंदर। ऑप्शन सी है नो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी एक व्यवस्थित स्ट्रक्चर नहीं है। ऑप्शन डी है ओनली वन स्टेंजा विद ए फिक्स्ड राइम स्कीम, मतलब सिर्फ एक ही स्टेंजा है और उसकी भी फिक्स एक राइमिंग स्कीम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जो द गार्डन नामक जो एक पोयम है इसके अंदर क्या मल्टीपल स्टेंजाज हैं, मतलब मल्टीपल पैराग्राफ हैं। अब अपन बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 21 के ऊपर। व्हाट डज द स्पीकर इम्प्लाई अबाउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द गार्डन्स ब्यूटी एंड द ह्यूमन लाइफ, मतलब जो स्पीकर है, जो वक्ता है, जो लेखक है, उसने किस चीज़ पर जोर दिया है? कॉन्ट्रास्ट मतलब जो किस प्रकार का विरोधाभास दिखाया है द गार्डन ब्यूटी, जो बगीचे की सुंदरता और जो इंसान का जीवन है उसके बीच में कैसा विरोधाभास दिखाया है। ऑप्शन ए है द गार्डन्स ब्यूटी इज टेम्परेरी वाइल ह्यूमन लाइफ इज इटर्नल, मतलब कि जो बगीचे की जो सुंदरता है वो क्षणिक है, कुछ समय की है, लेकिन इंसान की जिंदगी है वो हमेशा के लिए होती है। ऑप्शन बी है ह्यूमन लाइफ मिरर्स द गार्डन इटर्नल ब्यूटी, जो इंसान की जिंदगी है वो हमें आईना दिखाती है गार्डन की बगीचे की सुंदरता की तरह। ऑप्शन सी है द गार्डन्स ब्यूटी इंड्यूर्स व्हेन ह्यूमन लाइफ इज ट्रांजिएंट, मतलब जो गार्डन की बगीचे की जो सुंदरता है वो हमेशा के लिए है, जबकि इंसान की ज़िंदगी वो क्या है? क्षणिक है, ये बताती है। ऑप्शन दी है बोथ द गार्डन ह्यूमन लाइफ आर परमानेंट एंड अनचेंजिंग, मतलब ये बताया गया जो गार्डन जो बगीचे की सुंदरता है और इंसान की ज़िंदगी है वो दोनों ही परमानेंट है और कभी भी बदलती नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। इसमें यह बताया गया है जो बगीचे की जो ब्यूटी है वो हमेशा के लिए है और इंसान की ज़िंदगी क्या है? ट्रांजिएंट है, मतलब बदलाव होने वाली है। अब बढ़ते हैं अपन 22 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट डज द सोनेट असर्ट्स अबाउट द सर्विस टू गॉड ऑन इज ब्लाइंडनेस, मतलब जो ये सोनेट है वो किस चीज़ पे भगवान की जो अंधपन है उसके ऊपर क्या जोर देता है? ऑप्शन ए है गॉड रिक्वायर्स स्पेसिफिक एक्शन टू प्लीज हिम। ऑप्शन बी है गॉड अप्रिशिएट टू द फुलफिलमेंट ऑफ वंस ड्यूटी विदाउट कंप्लेंट। ऑप्शन सी है गॉड डज नॉट नीड एनी फॉर्म ऑफ सर्विस फ्रॉम मैनकाइंड, गॉड डिमांड कंटिन्यू टू अनटायर्डनेस वर्क फ्रॉम इंडिविजुअल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? गॉड अप्रिशिएट्स द फुलफिलमेंट ऑफ वंस ड्यूटी विदाउट कंप्लेंट, मतलब भगवान अपने सारे की सारी जो ड्यूटीज़ हैं
कार्य है उनको निभाते हैं, वो भी बिना किसी कंप्लेन किए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब बढ़ते हैं अपन 23 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अब बढ़ते हैं अपन 23 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट डज द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस डिफर फ्रॉम द ऑन हिज 23rd बर्थडे। जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वो किस प्रकार से अलग है ऑन हिज 23rd बर्थडे से। ऑप्शन ए है इट इन्वॉल्व्स बाइबल फेवरर एंड द रिलीजियस एलुजन्स। ऑप्शन बी है इट एम्फेसाइज यूथ एंड द टाइम एफ्लेटिंग नेचर। ऑप्शन सी है इट कंटिन्यूज एनर्जी डेविटेड ऑफ द बाइबल रेफरेंसेज। ऑप्शन डी है इट स्पीक्स ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविज्म एंड द सोशल चेंजेस। जो सोनेट है ऑन इज ब्लाइंडनेस, ये किस प्रकार से अलग है, ये जो बाइबल के जो शब्द हैं उनको यूज करता है, और जो रिलीजियस एलुजन्स है उन पर बात करता है, इस तरीके से अलग है। अब बढ़ते अपन 34 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द प्राइमरी मैसेज कॉन्वे बाय द पोएम द कप। जो द कप नामक जो कविता है वो क्या मुख्यतः संदेश देती है। ऑप्शन ए लाइफ इज फिल्ड विद द हैप्पीनेस एंड जॉय। ऑप्शन बी है सोरो एंड द सफरिंग आर द इनएविटेबल बट लीड टू द सेल्वेशन। ऑप्शन सी है डिवाइन पनिशमेंट अवेट दोज हु सिन। ऑप्शन डी है अर्थली लाइफ इज ए टेस्ट ऑफ द ह्यूमन पेशेंस। जो ये द कप नामक जो कविता वो क्या मैसेज देती है, सोरो एंड द सफरिंग आर इनविटेबल बट लीड टू द सिविलेशन। जो जिंदगी में जो परेशानियां व दुख हैं वो कभी ना इनविटेबल मतलब अनिवार्य हैं, और यही हमें जीवन में आगे की तरफ बढ़ाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब बढ़ते हैं अपन 25 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट काइंड ऑफ द मैसेज इज एम्प्लॉयड इन द पोएम द कप। दो द कप नामक जो कविता है उसमें किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया है। ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स एंड इंटरलिक्वेट। ऑप्शन बी है मिस्टिकल एंड द क्रिप्टिक। ऑप्शन सी है सिंपल एंड एसेसिबल। ऑप्शन डी है इनग्मेटिक एंड इनवोकुलेटेड। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, बहुत ही सिंपल और एसेसिबल। सिंपल एंड एसेसिबल मतलब कि बहुत आसानी से समझने वाली भाषा का उपयोग किया गया है द कप नामक कविता में। अब बढ़ते अपन 26 नंबर क्वेश्चन पे। द हिस्ट्री पीरियड इज एसोसिएट विद द बंगाल रेजिस्टेंस का अर्थ होता है पुनः जागरण होना। पुनः जागरण होना। ऑप्शन ए जो बंगाल का कौन सी सेंचुरी के अंदर बंगाल का पुनः जागरण हुआ था। ऑप्शन ए है 17वीं शताब्दी के अंदर। ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी के अंदर। ऑप्शन सी है 19वीं शताब्दी के अंदर। ऑप्शन डी है 20वीं शताब्दी के अंदर। तो हम सब जानते हैं 19वीं शताब्दी को बंगाल पुनः जागरण के नाम के रूप में जाना जाता है। अब बढ़ते अपन 27 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट सेंटिमेंट डज द पोएट एक्सप्रेस डिस्पाइट एक्नोलेजिंग द डिफिकल्टीज स्टूडेंट माइट फेस द पोएम टू द प्यूपिल ऑफ द हिंदू कॉलेज। मतलब किस प्रकार की भावनाएं व्यक्त करता है कवि, जो जिस प्रकार की समस्याएं जो स्टूडेंट है वो फेस करते हैं इस कविता के अंदर। ऑप्शन ए है पेसिमिज्म निराशावादी की। ऑप्शन बी है होप एंड ऑप्टिमिज्म मतलब आशा और आशावादी। ऑप्शन सी है डिस्पेयर मतलब विरोधाभासी। ऑप्शन डी है रेजिग्नेशन की शांति की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन बी मतलब जो कवि है वो आशावादी है उन बच्चों के लिए। ऑप्शन अब बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट हिस्टोरिकल मोमेंट इज क्लोजली एसोसिएट विद द कॉन्टेस्ट ऑफ द टाइटल टू द पीपल ऑफ द हिंदू कॉलेज। मतलब कौन सा जो ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था जो इस कविता से रिलेटेड है, जिस कविता में किस ऐतिहासिक आंदोलन के बारे में बात किया गया है। ऑप्शन ए है साइंटिफिक रिवोल्यूशन। ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ऑप्शन सी है बंगाल रेजिस्टेंस। ऑप्शन डी विक्टोरिया एरा। तो हम सब जानते हैं जो ये कविता है टू द पीपल ऑफ द हिंदू कॉलेज, इसमें बंगाल पुनः जागरण की बात की गई है। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अब बढ़ते हैं अपन 29 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। हाउ डज द टाइटल टू द पीपल ऑफ द हिंदू कॉलेज सेट द टोन ऑफ द पोएम। मतलब ये जो टाइटल दिया गया है कविता को टू द पीपल्स ऑफ द हिंदू कॉलेज मतलब हिंदू कॉलेज के बच्चे विद्यार्थी, इसके ये किस प्रकार की टोन सेट करता है, मतलब किस प्रकार का इसमें रस उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है इट क्रिएट ए टोन ऑफ द सैडनेस एंड द मेलनकोली। ऑप्शन बी इट सेटिस्फाई ए टोन ऑफ ह्यूमर एंड द सेटायरी। ऑप्शन सी इट सेट ए टोन ऑफ गाइडेंस एंड द इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन डी इट सिग्निफाइज ए टोन ऑफ मिस्ट्री एंड द सस्पेंस। तो ये हमें क्या बताती है, ये टाइटल है ये हमें किस प्रकार की टोन देता है, ये बच्चों को एक गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन देने के बारे में बात करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, मतलब मार्गदर्शन देने का काम करता है। अब बढ़ते अपन 30 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट डज द फ्रेज साइलेंस हैथ बाउंड विद हर फेटल चेन सिग्निफाई इन द साइलेंस। मतलब ये जो फ्रेज यूज करी गई है साइलेंस हैथ बाउंड द विद हर फेटल चेन, मतलब किसी भी
चुप्पी ने, इस फ्रेज का अर्थ है चुप्पी ने उसके हाथों को बांध लिया था, मतलब वो चुप रहता है, मौन रहता है, इसलिए उसके हाथ बंधे हुए थे। ये हमें किस प्रकार का, क्या अर्थ होता है इसका? तो ऑप्शन ए, इनफोर्स साइलेंस इन इंडिया डू ए ब्रिटिश ऑपरेशन। ऑप्शन बी, इट जॉयफुल हार्मनी ऑफ द इंडियन म्यूजिक। ऑप्शन सी है द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। ऑप्शन डी है द प्रोगेशन। तो ये हमें बताता है कि जो अंग्रेजी शासन के अंदर अंग्रेजी शासन करते थे, तब भारतीयों के जो द्वारा भारतीयों पर जो चुप्पी बांध के रखते थे, मौन रहते थे उनके अत्याचार के खिलाफ, ये उस बारे में फ्रेज यूज करी गई है। अब बढ़ते अपन 31 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज द पोएम प्राइमरली फोकस इन यूजिंग द सिंबल एंड द इमेजेस इन द पोएम द हार्प ऑफ इंडिया। मतलब जो पोएट है उसका मुख्य तरह किस चीज़ पर फोकस है, मुख्यतः किस बात पर फोकस है? जो सिंबल्स और जो चित्रों का और जो सिंबल्स का यूज किया गया है इस कविता के अंदर। ऑप्शन ए, एम्फेसाइज द ब्रिटिश कल्चर। ऑप्शन बी है इलस्ट्रेशन द ब्यूटी ऑफ द इंडियन लैंडस्केप्स। ऑप्शन सी है डिसेप्टिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हेरिटेज। ऑप्शन डी, हाईलाइटिंग द स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेशन। तो ये जो जिस प्रकार के जो इमेजेस और जो सिंबल यूज करे गए हैं, ये किससे संबंधित हैं? भारत के अंदर जब स्वतंत्रता का आंदोलन हो रहा था और उस समय के दिखाए गए हैं। तो हाईलाइट द स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेशन। अपर्जन का अर्थ होता है विरोध, मतलब विरोध के समय के जो संघर्ष हो रहे थे उसके ऊपर उसको हाईलाइट किया गया है। अब बढ़ते अपन 32 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेटाफोर कंपेरिजन लक्ष्मण टू ए क्लाउड इन द पोएम। मतलब जो लक्ष्मण को का जो रूप लक्ष्मण टू ए क्लाउड इन द जो लक्ष्मण नामक जो करेक्टर यूज किया गया है इस पोएम के अंदर, उसको किस प्रकार से कंपेरिजन किया गया है, किस प्रकार से दर्शाया गया है इस कविता के अंदर? ऑप्शन ए, इट इलुस्ट्रेट द लक्ष्मण्स ब्रेवरी। ऑप्शन बी, इट हाईलाइट द लक्ष्मण्स लॉयल्टी टू रामा। ऑप्शन सी है, इट एम्फेसाइज द लक्ष्मण्स इंफेरिटी टू रामा। ऑप्शन सी है, इट सिंबलाइज द लक्ष्मण्स विजडम। तो ये हमें क्या दिखाते हैं? इट एम्फेसाइज द लक्ष्मण्स इनफीरियरिटी टू रामा। मतलब जो लक्ष्मण होते हैं उनके भगवान राम के प्रति जो समर्पण का भाव है वो दिखाया गया है। अब बढ़ते अपन 33 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द तोरू दैट इंटरेस्ट्स डज द पोएम लक्ष्मण एग्जाम्पलीफाई। ऑप्शन ए है एक्सप्लोरेशन ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस के बारे में दिखाया गया है। ऑप्शन बी है एक्सपीरियंसेस ऑफ लॉस एंड ब्रेवमेंट के बारे में दिखाया गया है। ऑप्शन सी है फ्यूजन ऑफ द पोएटिक ट्रेडिशन एंड द इनोवेशंस के बारे में दिखाया गया है। ऑप्शन डी है कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में दिखाया गया है। तो जो ये कविता है इसके अंदर क्या दिखाया गया है? जो कवियों के जो पौराणिक कविताएं लिखी गई हैं और जो अब नए इनोवेशंस नवीनीकरण हो रहा है उसके बारे में दिखाया गया है। और अब बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट रोल डज द लक्ष्मण प्ले इन द पोएम कंसर्निंग द सीताज सेफ्टी। मतलब किस प्रकार पोएम के अंदर, इस कविता के अंदर लक्ष्मण को किस प्रकार का रोल मिला था, किस प्रकार का किरदार मिला था सीता की सेफ्टी के लिए, बचाव करने के लिए? ऑप्शन ए, ही अबंडन सीता इन द फॉरेस्ट। ऑप्शन बी, ही फाइट रावण टू प्रोटेस्ट सीता। सी, ही हेजिटेड टू लीव सीता बट मार्क्स ए सर्कल फॉर हर सेफ्टी। ऑप्शन डी, ही इग्नोर सीताज कंसर्न टू लीव हर इमीडिएटली। मतलब हम सब पता है कि जो रामायण होती है यह रामायण से संबंधित ही पोएम है। इसके अंदर क्या है कि जो भगवान राम जब हिरण को पकड़ने के लिए चले जाते हैं तो लक्ष्मण को छोड़ के जाते हैं, और लक्ष्मण राम को देखने के लिए जाते हैं। तो उस समय सीता को अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं लक्ष्मण, तो वो उसको बचाव के लिए उसके क्या करके जाते हैं, एक सर्कल बनाकर जाते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। अब बढ़ते हैं अपन 35 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट एक्शन बाय द सीता लीड टू ए सिग्निफिकेंट इवेंट इन द रामायण हैज द मेंशन इन द पोएम। मतलब जो सीता का किरदार किस प्रकार से दिखाया गया है इस कविता के अंदर? सीता रिफ्यूजल टू लिसन टू द लक्ष्मण्स एडवाइज। ऑप्शन बी है सीता क्रिटिसिज्म टू द लक्ष्मण करेज। ऑप्शन सी है सीता क्रॉसिंग द मैजिकल सर्कल सेट बाय द लक्ष्मण। ऑप्शन डी है सीता आर्ग्यूइंग लक्ष्मण टू ज्वाइन द राम्स बैटल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। रामायण के अंदर जो क्या होता है कि जब रावण साधु बनकर आता है तो उसको भिक्षा देने के लिए जो सीता है वो क्या कर देती है, उस लक्ष्मण की जो बनाई हुई लक्ष्मण रेखा है उसको क्या कर देती है, क्रॉस कर देती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अब बढ़ते अपन 36 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट डज द इमेजनरी ऑफ द क्रीपर्स अराउंड द क्यूर्जनरी ट्री सिग्निफाइज। मतलब ये जो केसुरिना
कैसुलिना नामक जो पेड़ होता है उसकी किस प्रकार की एक इमेज बनाई गई है, किस प्रकार का उसका करेक्टर दिखाया गया है, किस प्रकार को इससे उसको दिखाया गया है। ऑप्शन ए है एट द ट्री स्ट्रेंथ एंड द रिजाइलेंस, ऑप्शन बी है नेचर हार्मनी एंड द बैलेंस, ऑप्शन बी है तोरू तारू दत्ता अटैचमेंट एंड इफेक्शन, द ट्री अनवल्नरेबिलिटी एंड द फ्रेलिटी। जो कविता होती है उसके अंदर क्या है, तोरू दत्ता नामक जो व्यक्ति होता है या जो लेखक होता है उसका उस जो ये कैरोसिना नामक जो पेड़ है उसके प्रति प्यार व अटैचमेंट को दिखाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अब बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट थेमेटिक एलिमेंट रन्स अबाउट द तोरू दत्त पोयम द कैसुनिरा ट्री, मतलब किस प्रकार के चरित्र का निर्माण किया गया है इस कविता के अंदर द कैसुनिरा ट्री के अंदर। ऑप्शन ए द ट्रांजिशेंट लाइफ ऑफ एंड नेचर, ऑप्शन बी द ब्यूटी ऑफ रिजाइलेंस ऑफ ट्रीज, ऑप्शन सी है एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरियस ट्री स्पीसीज, ऑप्शन डी है इम्पैक्ट ऑफ द डिफोरेस्टेशन ऑफ द एलिमेंट। मतलब इस कविता के अंदर हमें किस चीज़ के, इस पेड़ के करेक्टर के माध्यम से हमें क्या बताया गया है, तो हमें बताया गया है द एक्सप्लोरेशन ऑफ द वेरियस ट्री स्पीसीज, मतलब कि हमें बहुत सारी अलग अलग जो पेड़ पौधों की प्रजातियों के बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अब बढ़ते अपन 38 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट थीम इज डेपिकेटेड थ्रू शिवाजी रिफ्यूजल टू ब्लो डाउन इन द सबमिशन ऑफ द औरंगजेब कोर्ट, जो किस प्रकार की थीम, मतलब किस प्रकार का थीम बताई गई है कि जो शिवाजी है वो झुकने से मना कर देते हैं औरंगजेब के कोर्ट के अंदर। जो छत्रपति शिवाजी हैं वो औरंगजेब के सामने झुकने से मना कर देते हैं दरबार के, औरंगजेब के दरबार के अंदर। तो ये किस प्रकार की थीम दिखाई गई है, ए वॉरियर स्पिरिट, एक बहादुर की दिखाई गई है, ऑप्शन बी बिट्रायल एंड डिसेप्शन, ऑप्शन सी है पावर एंड द प्राइड, ऑप्शन डी है ट्रस्ट एंड द विड्रायल। तो हम सब जानते हैं ये एक बहादुरी और एक योद्धा की इच्छा शक्ति के बारे में दिखाई गई है कि छत्रपति शिवाजी झुकते नहीं है औरंगजेब के सामने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अब बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द शिवाजी कैरेक्टर इज हाईलाइटेड इन द रिस्पॉन्स टू द बिट्रायल, मतलब शिवाजी का किस प्रकार का चरित्र दिखाया गया है, चरित्र पर प्रभाव डाला गया है कि जब जब उनको धोखा दे दिया जाता है तो वो किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, ये किस चीज़ से दिखाया गया, मतलब वो जब जब शिवाजी को धोखा मिल जाता है तो वो किस प्रकार से अपने आप को संभालते हैं। ऑप्शन ए फॉरगिवनेस, माफ कर देते हैं, ऑप्शन बी है डिटरमाइंड, मतलब दृढ़ता दिखाते हैं, ऑप्शन सी है ह्यूमिलिटी, मानवता दिखाते हैं, ऑप्शन डी कॉर्डाइस, मतलब क्या होता है डर जाते हैं। तो मतलब धोखे का नाम सुनकर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी आ जाएगा। अब बढ़ते अपन 40 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट डज द ड्रीम इन द पोएम इंडिया सिंबलाइज्ड, ऑप्शन ए है होपलेसनेस एंड द डिस्पेयर, मतलब व्हाट डज द ड्रीम इन द पोएम इंडिया सिंबलाइज, मतलब किस प्रकार का जो इंडिया नामक जो कविता है वो हमें किस प्रकार का सपन दिखाती है। ऑप्शन ए है होपलेसनेस एंड द डिस्पेयर, मतलब निराशा युग दिखाती है, ऑप्शन बी है प्राइड एंड द वॉल्यूर, ऑप्शन सी है रिन्यूअल एंड द होप एंड प्रोग्रेस, ऑप्शन सी है सर्टेनिटी एंड द प्रिडिक्टेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, रिन्यूएबल होप एंड प्रोग्रेस, मतलब जो इंडिया नामक कविता है वो हमें नवीनीकरण के प्रति आशा और आगे बढ़ने की, प्रोग्रेस करने की हमें सपना दिखाती है। व्हाट सेंटीमेंट डज द पोएम इंडिया एंड विद, मतलब किस प्रकार के सेंटीमेंट, किस प्रकार के भावनाओं के साथ जो इंडिया नामक कविता वो खत्म होती है। ऑप्शन ए है होपलेसनेस एंड डिस्पेयर, ऑप्शन बी है नेशनल प्राइड एंड वलोर, ऑप्शन सी है फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्पेयर, ऑप्शन डी है रिन्यूअल ऑफ होप एंड प्रोग्रेस। तो हम सब जानते हैं जो ये कविता है, इंडिया नामक कविता है, वो किस प्रकार के भावनाओं के साथ खत्म होती है, फ्रस्ट्रेशन एंड द डिस्पेयर, मतलब फ्रस्ट्रेशन मतलब गुस्से और दुख भरी भावनाओं के साथ खत्म होती है। अब बढ़ते हैं अपन 42 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट डज द ड्रीम सिंबलाइज इन द पोएम इंडिया, मतलब किस प्रकार का जो सौपन का सिंबल दिखाया गया इंडिया के अंदर। ऑप्शन ए है सरेंडर टू द कॉलोनिकल रूल, ऑप्शन बी है होप एंड एस्पिरेशन फॉर फ्रीडम, ऑप्शन सी है एक्सेप्टेंस ऑफ द फेथ, ऑप्शन डी है फियर ऑफ द अननोन। तो हमें किस प्रकार का स्वप्न दिखाया जाता है, होप एंड एस्पिरेशन फॉर द फ्रीडम, मतलब हम स्वतंत्रता के प्रति क्या रहते हैं, आशंकित रहते हैं, ये दिखाया गया है, होप रहती है, आशा रहती है। अब बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्यूचर बीइंग लिंक्ड टू ए सील्ड बुक, व्हाट भविष्य के बारे में क्या भविष्य किस प्रकार से रिप्रेजेंटेड किया जाता है एक सील्ड बुक नामक कविता में। ऑप्शन ए है सर्टेनिटी एंड द प्रिडिक्टेबिलिटी, ऑप्शन बी है क्लियरिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन सी है मिस्ट्री एंड द प्रिडिक्टेबिलिटी, ऑप्शन बी है होपलेसनेस एंड डिस्पेयर। तो हमें क्या दिखाई जाती है
फ्यूचर के बारे में क्या दिखाई, फ्यूचर भविष्य के बारे में हमें क्या समझ में आता है, मिस्ट्री एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब हर इंसान का भविष्य है वो मिस्ट्रिकल है और क्या अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब ऐसा है जिसको हम समझ नहीं सकते हैं। What emotion or state of being represented by the imaginary of the smiling stand, किस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त किया गया है स्माइली स्टड नामक कविता में। ऑप्शन ए है कॉन्फ्लिक्ट एंड द चॉइस, मतलब अस्थिरता से भरी हुई है। ऑप्शन बी है सोरो एंड डिस्पेयर, दुख से भरी हुई है। ऑप्शन सी है पेस्पेरिटी एंड होप, आशा व समृद्धि से भरी हुई है। ऑप्शन सी आइसोलेशन एंड द कन्फाइनमेंट, मतलब अकेलापन से भरी हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन क्या होगा वो सी सही होगा, मतलब समृद्धि व आशा से भरे हुए भावनाओं को हमें स्माइलिंग स्टार नामक कविता में दिखाया गया है। वॉट डज द वोइलाज एक्सपीरियंस विद लव कंट्रीब्यूट टू द थीम ऑफ द सेल्फ डिस्कवरी, मतलब वोइला किस प्रकार का अनुभव करती है, जब किस प्रकार का प्यार अनुभव करती है जब वो खुद को प्राप्त करती है, खुद को सेल्फ डिस्कवर करती है। ऑप्शन ए सी डिस्कवर हर लव फॉर द सर टोबी ब्लीच। ऑप्शन बी सी लर्न टू डिसलाइक ओर्सिनो। ऑप्शन सी एक्सप्लोर द अनकन्वेंशनल जेंडर रोल्स। ऑप्शन डी है सी डिस्कवर द अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ अबाउट हर सेल्फ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, वो जब खुद से प्यार करना शुरू करती है, खुद के बारे में जानना शुरू करती है, तो वो क्या खुद के बारे में बहुत सी सच्चाइयाँ जानती है। तो इस क्वेश्चन के बारे में सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। व्हाट इज द प्राइमरी थीम हाईलाइट इन द सब प्लॉट ऑफ द सर टॉमी ब्लीच और सर एंड्रयू एग्यूकेक एंड द मारिया, किस प्रकार की जो प्राइमरी थी, मुख्यतः जो किस प्रकार की थीम है वो हाईलाइट करी गई है, प्रभावशाली दिखाई गई है, किसके बारे में, सर टॉमली ब्लीच के बारे में, सर एंड्रू एग्यूचिक के बारे में और मारिया के बारे में। ऑप्शन ए है द कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ द रोमांटिक लव। ऑप्शन बी है द पावर ऑफ सेल्फ लव। ऑप्शन सी है द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप एंड द कॉमरेडरी। ऑप्शन डी है द जॉय एंड अनरिकोलेटिक लव दिखाया गया है। तो इसमें क्या दिखा, इन लोगों के बारे में क्या दिखाया गया है, इन लोगों की दोस्ती के बारे में दिखाया गया है। सर टॉमी ब्लिच के बारे में, सर एंड्रू ग्लिच के बारे में और मारिया के बारे में क्या दिखाया गया है, उनकी दोस्ती के बारे में दिखाया गया है। व्हाट डज ओलिविया रिएक्ट टू द वोल्विज रिवोल्ट टू हर ट्रू आइडेंटिटी, मतलब ओलिविया है ना, जब वोलिया की जो सच्चाई है वो बाहर निकल के आती है तो ओलिविया किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस तरीके से अपने भावनाओं को व्यक्त करती है। सी रिजेक्ट वोलिया एंड लिव्स। ऑप्शन बी है सी एक्सेप्ट वोलिया एंड वांट टू मैरी हर। ऑप्शन सी है सी शॉक्ड एंड रिफ्यूज टू बिलीव विलोआ। ऑप्शन डी है सी बिकम एंग्री एंड द कन्फर्टमेंट। तो वो क्या होती है, वो वोलिया को स्वीकार करती है और उससे शादी करना चाहती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब बढ़ते हैं अपन 48 नंबर क्वेश्चन पे। वोट रोल डज फेस्टे प्ले इन द प्ले कंक्लूजन, मतलब किस प्रकार का जो रोल है, किस प्रकार का चरित्र है, रोल है, वो प्ले करता है फेस्टी जो इस कविता के अंदर। ऑप्शन ए है ही कन्फर्ट्स मेलवोलिया। ऑप्शन बी है सी एक्सपोज्ड वोलिया ट्रू आइडेंटिटी। ऑप्शन सी है सी सिंग ए सॉन्ग एंड एनी पेसिकुलेट द प्लेस थीम। ऑप्शन डी है सी इंस्टिगेट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द करेक्टर्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी होगा, वो क्या होगा, सी सिंग ए सॉन्ग दैट इनेक्सोट द प्लेस थीम होगा। ऑप्शन, अब बढ़ते हैं अपन 49 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट मेजर थीम डज द कंक्लूजन एम्फेसाइज इन द 12th नाइट, मतलब किस प्रकार की मुख्यतः जो थीम है जो दिखाई गई है 12th नाइट के अंदर। ऑप्शन ए है द पावर ऑफ हेट्रेड एंड द रिसेंटमेंट। ऑप्शन बी है द इम्पोर्टेंस ऑफ द आइसोलेंस एंड द सोल्टीट्यूड। ऑप्शन सी ए है द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस। ऑप्शन डी है द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्क्रिप्शन एंड द ट्रिकरी। तो हमें क्या दिखाया गया इसके अंदर, द ट्रांसफॉर्मेशन पावर ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस, मतलब किसी भी इंसान से प्यार और उसको भुला देना ही की पावर के बारे में दिखाया गया है। अब बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट सोसाइकल नॉर्म्स आर सब्स्टिक्यूटिव आर्टिकुलेट इन द 12th नाइट, जो 12th नाइट नामक कविता है उसमें किस प्रकार के समाज के ऊपर व्यंग्य किया गया है। ऑप्शन ए है कल्चरल ट्रेडिशन एंड द रिचुअल्स। ऑप्शन बी है पेट्रिकल एंड द सोशल हेरारकीज। ऑप्शन सी है इकोनॉमिकल सिस्टम एंड ट्रेड। ऑप्शन डी है रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स एंड द बिलीफ्स। तो जो ये 12th नाइट नामक जो कविता है इसके ऊपर जो वंशवाद और जो समाज की जो वंशवाद और जो समाजवाद है, जो जातिवाद है, उसके ऊपर क्या किया गया, व्यंग्य किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट रोल डज वर्ड प्ले एंड लैंग्वेज प्ले इन द 12th नाइट। ऑप्शन ए है दे क्रिएट चॉइस एंड द कन्फ्यूजन।
मतलब जो ट्वेल्थ नाइट नामक जो कविता है उसमें किस प्रकार के से शब्दों से खेला गया है और किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया है। ऑप्शन ए है द क्रिएटिव चॉइस एंड द कन्फ्यूजन। ऑप्शन बी है इम्फेसाइज ट्रेजिडी एंड द डिस्पेयर। ऑप्शन सी है कंट्रीब्यूट टू द ह्यूमर एंड द विट ऑफ द प्ले। ऑप्शन डी है दे हाईलाइट द रिलीजियस थीम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, दे कंट्रीब्यूट द ह्यूमर एंड द विट ऑफ द प्ले। मतलब एक हास्यपूर्ण रूप से, हुमर मतलब एक बहुत समझदारी व बुद्धि का प्रयोग करके, बुद्धि बहुत सही समझदारी से इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, विट का अर्थ होता है बुद्धि। अब बढ़ते हैं अपन 52 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट थीम एक्सप्लोर्ड इन द ट्वेल्थ नाइट। जो ट्वेल्थ नाइट नामक कविता है उसमें किस प्रकार की थीम को एक्सप्लोर किया गया है, मतलब यूज किया गया है। ऑप्शन ए पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल्स। ऑप्शन बी है थीम ऑफ रिवेंज एंड बिट्रायल। ऑप्शन सी है द फ्यूडिलिटी ऑफ जेंडर रोल। ऑप्शन डी है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें जो ट्वेल्थ नाइट नामक की जो कविता है उसमें किस प्रकार की थीम यूज किया गया है, जो जेंडर, जो लिंग के जो रोल होते हैं, जो जेंडर रोल होते हैं उनके ऊपर बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होता है, ऑप्शन क्या होता है, सी होता है। वॉट हॉलीडे सर्व्स हैज ए सेटिंग फॉर द प्ले ट्वेल्थ नाइट। मतलब जो ट्वेल्थ नाइट नामक कविता है उसके ऊपर जो छुट्टियों के ऊपर क्या बताया गया है, मतलब किस प्रकार की छुट्टियां होती हैं, कब छुट्टियां मनाई जाती हैं ट्वेल्थ नाइट नामक कविता के अंदर। ऑप्शन ए है क्रिसमस पे छुट्टियां होती हैं। ऑप्शन बी है हेलोवन नामक कोई फेस्टिवल होता है उसके ऊपर छुट्टियां होती हैं। ऑप्शन सी है ईस्टर के ऊपर छुट्टियां होती हैं। ऑप्शन डी है ट्वेल्थ नाइट के ऊपर होती हैं। तो जो कविता है इसके अंदर छुट्टियों का कब वर्णन किया गया है, जब ट्वेल्थ नाइट होती है तब। अब बढ़ते हैं अपन 54 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट डज द ट्वेल्थ नाइट एक्सप्लोर बीनीथ इन द कॉमेडिक एक्सटोरियर। मतलब जो ट्वेल्थ नाइट है वो अपने जो कॉमेडिक है, मतलब हास्य जो मतलब हंसी मजाक से जो चीज़ें हैं उनको किस प्रकार से एक्सप्लोर करती है। द थीम एंड वेगनेशंस एंड द हेटर्ड। ऑप्शन बी है कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस एंड लव। ऑप्शन सी है पॉलिटिकल इंट्रीग्यूज एंड पॉलिटिक पावर स्ट्रगल्स। ऑप्शन सी है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द बिलीफ्स। तो जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या बताए, मतलब जो हंसी मजाक के माध्यम से इस कविता में जो इंसान के जो भावनाएं हैं और उनके प्यार के प्रति बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब बढ़ते हैं अपन 55 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट डज महादेव आस्क अमल टू रिक्वेस्ट फ्रॉम द किंग। जो महादेव है वो अमल से क्या किस प्रकार क्या कहता है कि वो क्या रिक्वेस्ट करे किंग से। ऑप्शन ए है मनी के रिक्वेस्ट करने के लिए कहता है। ऑप्शन बी है गिफ्ट के लिए कहता है। ऑप्शन सी है टाइटल के लिए, मतलब एक कोई पद के लिए कहता है। ऑप्शन सी है कोई काम के लिए कहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, एक गिफ्ट के लिए। मतलब महादेव है वो अमल से कहता है कि वो राजा से कहे कि वो उसे क्या एक गिफ्ट प्रदान करे। वॉट डज महादेव रिप्रेजेंट इन द प्ले कॉन्टेक्स्ट। मतलब महादेव का जो चरित्र है, जो रोल है इस कविता में, वो किस प्रकार से दिखाया गया है। ऑप्शन ए द सेल्फलेस केयर टेकर। ऑप्शन बी है पजेसिव फादर फिगर। ऑप्शन सी इनडिफरेंट ऑब्जर्वर। ऑप्शन डी ए वाइज मेंटर। तो किस रूप में दिखाया गया है, ए पजेसिव फादर फिगर, मतलब एक पजेसिव मतलब एक ऐसा पिता जो अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। अब बढ़ते हैं अपन 57 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन द प्ले। मतलब पोस्ट ऑफिस का क्या महत्व है इस कविता के अंदर, इस कहानी के अंदर। ऑप्शन ए है इट रिप्रेजेंट ए ब्रिज बिटवीन टू नोन एंड अननोन। ऑप्शन बी इट सिंबलाइज द अमल्स इलनेस। ऑप्शन सी है इट मेटाफॉर्स फॉर द वर्ल्ड आउटसाइड द अमल्स रूल। ऑप्शन डी इट सिग्निफाइज द सुधाज लॉन्गिंग फॉर द अमल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा, इट सिंबलाइज द अमल्स इलनेस। मतलब जो पोस्ट ऑफिस का सिग्निफिकेंस क्या है, वो अमल है उसकी बीमारी के ऊपर बात के उसकी बीमारी के रूप में उसे दिखाया गया है, सिंबलाइज किया गया है। व्हाट डज द सुधा रिलेशन टू द अमल। मतलब सुधा का अमल के साथ क्या रिश्ता था। वो हिज मदर उसकी माँ थी। ऑप्शन बी है उसकी बहन थी। ऑप्शन सी है उसकी दोस्त थी। ऑप्शन डी है वो एक नर्स थी। तो हम सब जानते हैं जो सुधा है वो अमल की क्या थी, एक दोस्त थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले द पोस्ट ऑफिस अकॉर्डिंग टू द वाई बी बिस्ट। द पोस्ट ऑफिस नामक जो थीम यूज करी गई है इस कविता के अंदर, वो उसका क्या अर्थ है, वो क्या दिखाती है। ऑप्शन ए दोस्ती दिखाती है। ऑप्शन बी एक स्वतंत्रता दिखाती है। ऑप्शन डी डेथ मतलब मृत्यु दिखाती है। ऑप्शन डी है कन्फाइनमेंट दिखाती है। तो वो हमें क्या दिखाती है, एक जो ये थीम है वो हमें क्या दिखाती है, लिबरेशन मतलब एक स्वतंत्रता के रूप में दिखाती है। अब बढ़ते हैं अपन आज के लास्ट नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट डज द किंग
फिजिशियन एक्शन सिम्बलाइज इन द प्ले, मतलब जो राजा का जो फिजिशियन है उसका जो कार्य है वो किस रूप में दिखाया गया है। ऑप्शन ए फिजिकल रिकवरी के बारे में, ऑप्शन बी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में, ऑप्शन सी है डेथ के बारे में, ऑप्शन डी है होपलेसनेस के बारे में। तो किस रूप में दिखाया गया है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब आध्यात्मिक जागरूकता के रूप में दिखाया गया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपने आखिर तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।